गुड इवनिंग ऑल। नमस्कार। आज के अपस्किल सेशन के अंदर आपका बहुत बहुत स्वागत है। टुडेस टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज एग्जाम्स, हाउ टू एस एग्जाम्स। हमने खासकर अपने लाइफ में ऐसा देखा है कि कई बार ऐसा होता है कि कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जो एग्जाम के अंदर बहुत ही अच्छा परफॉर्म करते हैं, और कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो मेहनत तो बहुत करते हैं लेकिन एग्जाम्स के अंदर परफॉर्म नहीं कर पाते। ऐसा क्यों होता है? इसके पीछे क्या रीजंस हैं? क्या आप बहुत मेहनत कर रहे हैं और फिर भी एग्जाम्स में आपके मार्क्स नहीं आ रहे? क्या आपके साथ ऐसा होता है कि आपका ही एक फ्रेंड है जो बहुत कम मेहनत करके आपसे बहुत अच्छे मार्क्स ले आते हैं? तो आज हम इस क्वेश्चन को और इस एरिया को एक्सप्लोर करने की कोशिश करते हैं कि ऐसा क्यों होता है, और आप अपने तरीकों के अंदर ऐसा क्या सुधार कर सकते हैं, क्या चेंजेस ला सकते हैं अपनी स्ट्रैटेजी के अंदर, सो दैट कि आप बहुत कम पढ़ाई करके बहुत अच्छे मार्क्स ले आए। तो लेट अस स्टार्ट विद द डिस्कशन एग्जाम्स। तो मेरा सबसे पहले सब लोगों से क्वेश्चन है, व्हाट डू एग्जाम्स टेस्ट? हाँ, बहुत सिंपल सवाल है, शायद बचपन से आप एग्जाम देते आ रहे होंगे। अगर आपको इस सवाल का जवाब पता है तो आप कमेंट्स के अंदर डाल सकते हैं कि व्हाट डू एग्जाम्स टेस्ट। एग्जाम्स एग्जैक्टली टेस्ट क्या करते हैं, और एग्जाम्स के अंदर कौन क्या चीज है जिसको हम करके मैक्सिमम मार्क्स ला सकते हैं। तो आई होप आपने अपने कमेंट्स डाल दिए होंगे, एटलीस्ट सोच लिया होगा अपने दिमाग के अंदर। मैं बताता हूँ एग्जाम्स क्या टेस्ट करते हैं। एग्जाम्स एग्जाम देने की एबिलिटी को टेस्ट करते हैं। यस, एग्जाम्स टेस्ट अवर एग्जाम गिविंग एबिलिटी, कि हम कितने अच्छी तरह से एग्जाम लिख सकते हैं। आपकी एग्जाम लिखने की राइटिंग एबिलिटी कितनी अच्छी है। नाउ मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पोस्ट कर देता हूँ आपके सामने। इस क्वेश्चन को आंसर करने की कोशिश करते हैं कि आर यू प्रिपेयरिंग फॉर इट? क्या आपको ऐसा लगता है कि एग्जाम लिखने की आप प्रैक्टिस कर रहे हैं? ठीक है। और थर्ड क्वेश्चन मैं आपके सामने पोस्ट करता हूं। सो अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो आपको क्या लगता है कि आपके चांसेस ऑफ सक्सेस क्या हैं? राइट। तो इन दो क्वेश्चंस के आंसर आपको इस अपस्किल सेशन के आखिरी तक एक्सप्लोर करके इस वीडियो से, इस लाइव सेशन से मिल जाएंगे। सो हम कोर क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं कि स्टूडेंट्स की मेन प्रॉब्लम क्या होती है और मैक्सिमम लोग क्या गड़बड़ कर रहे हैं जिससे उनके मार्क्स कम आते हैं। तो देखो, दो आइडियाज हैं यहाँ पे। वन इज एग्जाम ओरिएंटेशन एंड कंटेंट ओरिएंटेशन। तो दो तरीके होते हैं पढ़ाई करने के। एक कि क्या आप एग्जाम की तरह से पढ़ाई कर रहे हो, एग्जाम ओरिएंटेशन से पढ़ाई कर रहे हो, या आप कंटेंट या नॉलेज ओरिएंटेशन से पढ़ाई कर रहे हो। देखो, कोई भी बात में कोई गलत और अच्छा नहीं है, लेकिन समझने वाली बात क्या है कि जो एग्जाम ओरिएंटेशन से पढ़ाई करेगा वो एग्जाम लिखने में एक्सपर्ट बनेगा, और जो कंटेंट ओरिएंटेशन से पढ़ाई करेगा वो नॉलेजेबल इंसान बन सकता है, शायद बिल्कुल बन सकता है। लेकिन आपको ये फिगर आउट करना है कि क्या आप वो नॉलेजेबल इंसान तो बन के नहीं रह जाएंगे जो एग्जाम क्लियर नहीं कर पाएगा, या एग्जाम के अंदर खराब रैंक लेके आएगा, या उतने अच्छे मार्क्स नहीं लेके आ पाएगा। तो मुझे ऐसा लगता है, ये मेरी पर्सनल थिंकिंग है, कि अगर हम कोई एग्जाम को टारगेट कर रहे हैं और उसे क्लियर करने की इच्छा रखते हैं तो कहीं ना कहीं एग्जाम ओरिएंटेशन बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ व्हाट डज एग्जाम ओरिएंटेशन मींस, मतलब क्या है इस शब्द का? तो मैंने कुछ सवाल पोस्ट करे हैं। फर्स्ट सवाल क्या है, बेसिकली हाउ मच डेप्थ इज इनफ। तो मेरे टीचर ने मुझे बहुत अच्छी बात कही थी कि बेटा, गड्ढा उतना गहरा खोदना चाहिए जितने के अंदर से जाके तुम निकल सको। अगर तुम बहुत गहरा गड्ढा खोद दोगे तो हो सकता है वो तुम्हारी कब्र ही बन जाए। तो देखो, हर सब्जेक्ट, चाहे मैथमेटिक्स हो, फिजिक्स हो या केमिस्ट्री हो, और उस सब्जेक्ट का भी एक टॉपिक, फॉर एग्जाम्पल क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया या प्रोबेबिलिटी हो गया, वो अपने आप में इनफाइनाइट है। इनफैक्ट अगर हम पीएनसी और प्रोबेबिलिटी की बात करें तो पूरी पूरी डेटा साइंसेस, मशीन लर्निंग, इन कॉन्सेप्ट्स के ऊपर आज वर्क कर रही है कहीं ना कहीं। तो अगर हम ऐसा सोचते हैं कि हम इन टॉपिक्स को मास्टर कर लेंगे तो ये इम्पॉसिबल है, क्योंकि एक टॉपिक भी अपने आप में इनफाइनाइट है। अगर आप पढ़ते जाओगे तो उसमें इनफाइनाइट अमाउंट ऑफ नॉलेज है, कभी आप उस टॉपिक को खत्म नहीं कर सकते। अब सवाल उठता है बेसिकली, जब हम कोई एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं लाइक आईआईटी, तो कितना पढ़ लेना इनफ है कि वो एग्जाम हमसे क्लियर हो जाए? तो ये सबसे पर्टिनेंट क्वेश्चन है। मैक्सिमम स्टूडेंट्स क्या करते हैं, जिस टॉपिक में उनको इंटरेस्ट आता है वो एक किताब के बाद दूसरी किताब के बाद तीसरी किताब, किसी को मैकेनिक्स में, फिजिक्स में इंटरेस्ट आ गया तो उसमें पीएचडी कर डालेगा, किसी को मैथमेटिक्स में, कैलकुलस में इंटरेस्ट आ गया तो पता नहीं वो उसमें क्या क्या कर डालेगा। लेकिन समझने वाली बात क्या है, हर टॉपिक का वेटेज फिक्स है। अगर हम बहुत भी प्रैक्टिस कर लेंगे तो हम उतने ही सवाल सॉल्व कर पाएंगे जितने उस टॉपिक से पेपर में पूछे जाने वाले हैं, और उससे हम लिमिटेड मार्क्स ही गेन कर सकते हैं पेपर के अंदर। तो आप अगर उसमें पीएचडी भी कर लेंगे, बहुत एक्सपर्ट भी बन जाएंगे, तो एक लेवल की बियॉन्ड का आउटकम आपको नहीं मिलने वाला। फाइन। और इस प्रोसेस के अंदर जब हम उस टाइम को जो किसी और टॉपिक की मास्टरी में देना था, एक ही टॉपिक के अंदर इन्वेस्ट कर रहे हैं,
तो कहीं ना कहीं ऐसा भी हो रहा है कि हम कुछ मार्क्स लूज कर रहे हैं जो हमने प्लान नहीं कर रखा। तो ज्यादा जरूरत से ज्यादा किसी टॉपिक को पढ़ने से एक्चुअली के अंदर आपको मार्क्स के टर्म्स में या रैंक के टर्म्स में नुकसान हो रहा है, बिकॉज वो जो आप एक्स्ट्रा पढ़ाई कर रहे हो वो किसी ना किसी टॉपिक के कॉस्ट पेपर हो रही है और अल्टीमेटली वो आपके रिजल्ट के अंदर शो हो जाएगा। सेकेंडली, रिलेटेड टॉपिक, बैलेंस बिटवीन द सब्जेक्ट्स। ये मैंने देखा है स्टूडेंट्स के अंदर कि एक टीचर को उन्हें पसंद आया तो वो टीचर के दीवाने हो जाते हैं और वो टीचर जो सब्जेक्ट पढ़ा रहा होता है उस पर उनका 100% फोकस हो जाता है और इन द प्रोसेस मीन टाइम वो बाकी सब्जेक्ट्स को निगलेक्ट करना स्टार्ट कर देते हैं। कई बार पैरेलल 2-3 स्ट्रीम चल रही होती हैं तो एक स्ट्रीम के पीछे पड़ जाते हैं और दूसरी स्ट्रीम्स को निगलेक्ट करना शुरू कर देते हैं। ऐसे में क्या होता है, बेसिकली इम्बैलेंस जनरेट होता है। इसके पीछे स्टैटिस्टिकल डेटा है कि वो स्टूडेंट्स जिनका मैथमेटिक्स, फिजिक्स और केमिस्ट्री पे इक्वल कंट्रोल होता है वो उन स्टूडेंट्स जिनका किसी एक सब्जेक्ट या 2 सब्जेक्ट में कंट्रोल है से बेटर स्कोर करते हैं मार्क्स। तो बैलेंस बिटवीन द सब्जेक्ट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट। खासकर आप सिंपली इसकी बात नहीं है, अगर आप एथलेटिक्स भी देखें, अगर एक 800 मीटर रेस आप भाग रहे हैं तो एक रनर को कभी भी ये नहीं बोला जाता कि उसके अंदर 2 चक्कर होते हैं। जिनको नहीं पता है उनके क्लैरिफिकेशन के लिए बता रहा हूँ कि अगर आपको 2 राउंड्स मारने हैं तो वो कभी ये नहीं बोलते कि आप पहला राउंड बहुत तेज मार लो या सेकंड राउंड बहुत तेज मार लो। हमेशा हर एथलीट को यही समझाया जाता है कि तुमको इस तरह से एफर्ट पुट करना है कि दोनों ही चक्कर के अंदर तुम्हारा टाइम लगभग बराबर है। क्योंकि अगर ऐसा होगा तो जिन लोगों ने थोड़ी सी मैथमेटिक्स पढ़ रखी है वो सिमेट्री को समझ सकते हैं कि सिमेट्री पे मैक्सिमा या मिनिमा ऑब्टेन होता है। तो उस सिमेट्री पे जो आपके तीनों सब्जेक्ट के बीच में बैलेंस है, आपके मार्क्स का मैक्सिमा ऑकर होगा। इसीलिए आपको तीनों सब्जेक्ट्स में बैलेंस रख के चलना चाहिए। दूसरा, कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि एक सब्जेक्ट बहुत टफ आ जाए और बाकी 2 बहुत ईजी आ जाए। तो उस केस में अगर हमारा तीनों पे बराबर कंट्रोल होगा तो हमारे बेटर मार्क्स आने के ज्यादा चांसेस हैं। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन अराइजेस, what to practice? Yes, this is a very important question. What to practice and how to practice and how much is enough? ठीक है ना। ये 3 क्वेश्चंस पे मैंने देखा कि स्टूडेंट्स बहुत सोचते हैं। वो पूछते हैं अच्छा वो पड़ोसी क्या कर रहा है, वो स्टूडेंट क्या कर रहा है, और उसके देखा देखी वो भी प्रैक्टिस करना शुरू कर देते हैं। लेकिन कभी इस बात पे दिमाग नहीं लगाते हैं कि क्या प्रैक्टिस करना चाहिए एग्जैक्टली। तो देखो, प्रैक्टिस और पढ़ाई हमेशा पुराने क्वेश्चन पेपर के आसपास की जाती है। मतलब उस एग्जाम का पैटर्न क्या है, किस तरह के क्वेश्चंस उसमें पूछे जाते हैं, कितने क्वेश्चंस उसमें से पूछे गए हैं टॉपिक के अंदर से, इसके बेसिस पे हमको प्रैक्टिस करनी चाहिए, इसके बेसिस पे हमको टाइम डिवोट करना चाहिए। तो आपको क्या प्रैक्टिस करना चाहिए, वो एग्जैक्ट टाइप के क्वेश्चंस, जिस तरह के क्वेश्चंस पूछे गए, जो पैटर्न ऑफ क्वेश्चंस पूछे गए, कितना प्रैक्टिस करना चाहिए। तब तक प्रैक्टिस करना चाहिए जब तक हमारे पुराने उसी तरह के क्वेश्चंस हमसे अपने आप सॉल्व होना शुरू हो जाए। तो काफी लोगों को समझ ही नहीं आता सर कितनी प्रैक्टिस करें, क्या मेरा लेवल बिल्ड हो गया। तो उसका बहुत सिंपल इंडिकेटर है, तुम पुराने क्वेश्चंस उठा के देखो। अगर आईटी जेईई के पुराने मीन्स के सवाल तुमसे हो जाएंगे तो इसकी बहुत ज्यादा चांसेस है कि अभी जो तुम क्वेश्चन कर रहे हो वो भी हो जाएंगे। तो अगर सिमिलरली अगर बोर्ड्स के क्वेश्चन पेपर तुमसे पुराने वाले सॉल्व होने शुरू हो गए तो इसकी बहुत ज्यादा चांसेस है कि अभी जो पेपर आएगा वो भी तुमसे सॉल्व हो जाएगा। तो व्हाट टू प्रैक्टिस, हाउ टू प्रैक्टिस, हाउ मच टू प्रैक्टिस। अब देखो, हाउ टू प्रैक्टिस रह गया, हाउ मच टू प्रैक्टिस तो हमने देख लिया। हाउ टू प्रैक्टिस तुमको टाइम लगा के सॉल्व करना चाहिए। अब ये क्वेश्चन जो है हाउ टू प्रैक्टिस, इसको वापस से आगे डिटेल के अंदर देखेंगे कि एक्चुअली के अंदर हमें अपनी प्रैक्टिस किस तरह से करनी चाहिए, उसमें टाइम का क्या रोल होता है, किस तरह से हमें टाइम को फिक्स करना चाहिए, किस तरह से हमें एनालिसिस करना चाहिए, राइट। सो लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज नथिंग बट टूल्स टू डेवलप एग्जाम ओरिएंटेशन। अब हमारे पास क्या क्या टूल्स हैं इस एग्जाम ओरिएंटेशन को डेवलप करने के लिए। तो देखो, सबसे बड़ा टूल है इटरेशन। जिसको इस वर्ड का मीनिंग नहीं पता है, मैं बहुत छोटी सी तरह से बात बताता हूँ। दिस इज नथिंग बट द आइडिया ऑफ रिपीटेशन। मतलब क्या है कि तुमको ये समझना पड़ेगा कि कोई काम हम ऐसा भी कर सकते हैं कि एक बार में हम मास्टर करने की सोचें। हम सोचें कि चैप्टर अब मैंने पढ़ लिया है ना, अब मैं इसको पूरा का पूरा इस तरह से फाड़ दूंगा, इस तरह से अच्छे से प्रिपरेशन कर लूंगा कि मुझे वापस से कभी उठा के ना देखना पड़े। इनफैक्ट काफी टीचर ये रेफर भी करते हैं। लेकिन देखो, नॉलेज एक ऑर्गेनिक चीज है, तुम उसको हाथ मरोड़ के दबा के कंट्रोल नहीं कर सकते। नॉलेज इनविजिबल होता है, वो धीरे धीरे टाइम के साथ एब्जॉर्ब होता है। तो तुम्हें क्या करना चाहिए, एक टॉपिक को एक बार नहीं बहुत अच्छा करने के चक्कर में नहीं रहना चाहिए और उस टॉपिक को बार बार करने की कोशिश करनी चाहिए। साथ में क्या करना चाहिए, अगर हम कोई टॉपिक पढ़ लेते हैं तो उसका कंपेंडियम बनाना चाहिए। अब कंपेंडियम और माइंड मैपिंग कैसे बनाते हैं, ये मैं ऑलरेडी एक अपस्किल वीडियो जिसका नाम है रिटेंशन के अंदर ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूं। जिसने नहीं देखा है वो मेरे यूट्यूब चैनल पे या फेसबुक पे जाके, मेरे पेज पे जाके वो वीडियो देख सकता है। इट इज हाईली यूजफुल एंड हाईली रिकमेंडेड।
तो जब टॉपिक पढ़ा तो हमने उसका एक कंपेंडियम बना लिया, उसका एक माइंड मैप बना लिया। अब हमें होमवर्क क्या करना चाहिए? अब मैंने खासकर स्टूडेंट्स में आदत देखी है, वो घर जाके क्या करते हैं, वापस कॉपी उठा के पढ़ते हैं, जो लेक्चर में पढ़ाया था वापस उठा के देखते हैं। तो मेरा सवाल ये है बस कि तुम लेक्चर में क्या कर रहे थे? लेक्चर का पर्पस ये होता है कि टीचर का सिर्फ काम क्या कहते हैं, थ्योरी डिलीवर करना नहीं है या कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करके दिखा देना नहीं है। टीचर का जो पर्पस है या लेक्चर का जो पर्पस है वो ये है कि जितना नॉलेज दिया जा रहा है लेक्चर के अंदर, उसमें आप ऐसे अटेंटिव होकर बैठो ऑन द एज ऑफ योर सीट, कि जितना बताया जा रहा है ना वो मेरे को सारा आ जाना चाहिए। अगर वो नॉलेज मैंने सारा का सारा एब्जॉर्व कर लिया तो मेरा काम बन जाएगा। लेकिन मैक्सिमम स्टूडेंट्स ऐसा नहीं सोच रहे होते, वो सोचते हैं कि अच्छा चल रहा है, अभी मूवी की तरह देखेंगे, घर जाके वापस पढ़ूंगा, आराम से बैठ के समझूंगा, आ जाएगा। लेकिन ऐसा होता नहीं है। होता क्या है, बेसिकली उसको वापस से करने के चक्कर में जितना लेक्चर में उन्होंने टाइम दिया, सेम अमाउंट ऑफ टाइम फिर से इन्वेस्ट करना पड़ता है, और एक्चुअली के अंदर वो गेन नहीं हो पा रहा होता जो एक्चुअली होना चाहिए था। तो उस प्रोसेस के अंदर बहुत सारा टाइम जो होमवर्क करने में एक्चुअली यूटिलाइज किया जा सकता था। मतलब नाउ व्हाट डू आई मीन बाय होमवर्क? होमवर्क इज नथिंग बट प्रॉब्लम सॉल्विंग। यस, मैं पढ़ाई को या सेल्फ स्टडी को सिर्फ प्रॉब्लम सॉल्विंग ही समझता हूँ, क्योंकि दुनिया में कोई ऐसा एग्जाम नहीं बना जो सिंपली तुमसे थ्योरी पूछ लेता है, वही की वही जो क्लास में पढ़ाई है। कुछ ना कुछ अप्लाई कराने की कोशिश की जा रही होती है, कुछ ना कुछ अलग तरह से फ्रेम होकर क्वेश्चन आता है। तो अंटिल अनलेस सिर्फ बोर्ड्स नहीं है तो वही का वही क्वेश्चन तुमसे कोई नहीं पूछेगा। तो तुम्हें होमवर्क के अंदर घर जाके जो भी तुम टाइम दे रहे हो, उस टाइम के अंदर तुमको या तो कंपेंडियम बनाना चाहिए, माइंड मैपिंग बनानी चाहिए जिससे तुम्हारी रिवीजन फास्ट हो जाए, या फिर तुमको सिस्टमैटिकली बैठ के प्रॉब्लम सॉल्व करनी चाहिए। अब ये प्रॉब्लम्स कैसे सॉल्व करनी चाहिए? प्रॉब्लम सॉल्व करनी चाहिए हमेशा टाइम लगा के। तो मैंने अगेन ये प्रॉब्लम सॉल्विंग वाले वीडियो में बहुत डिटेल के अंदर एक्सप्लेन किया है, मैं ब्रीफ में फिर से बता देता हूं कि तुमको हर दिन को कुछ स्लॉट्स में डिवाइड करना चाहिए। जैसे मैंने मान लिया कि एक दिन के अंदर मेरे पास 8 घंटे जिसमें प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा हूँ, या 5 घंटे हैं फॉर एग्जाम्पल जिसमें प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा हूँ, तो तुमने एक एक घंटे के स्लॉट्स बना लिए, हर घंटे का टारगेट फिक्स किया, उसके अंदर वो क्वेश्चन चूज करे जो मॉडरेटली डिफिकल्ट है, और उसको उस टाइम फ्रेम में सॉल्व करने की कोशिश करे। तो टाइम फ्रेम सबका वेरिएबल हो सकता है, क्योंकि सबकी एक्सपर्टीज अलग है, सबका आईक्यू अलग है, तो टाइम फ्रेम भी अलग हो सकता है। तो जैसे मेरा टाइम फ्रेम मैं बोल देता हूं कि मैं एक घंटे के अंदर 20 सवाल करूंगा, तो मे बी तुम 15 कर सकते हो, 5 भी कर सकते हो, बट उतना हमेशा कंसिस्टेंटली बैठ के सॉल्व करना। क्योंकि मैंने कई बार ऐसा देखा है, स्टूडेंट पूरे दिन भर में 5-6 सवाल करते हैं और फिर बोलते हैं सर मैं दिन भर पढ़ाई करता हूं, मेरा रिजल्ट नहीं आता। तो देखो, आपने दिन भर तो पढ़ाई करी, लेकिन दिन भर में सवाल कितने करे, ये भी तो क्वेश्चन है ना। क्योंकि अगर आप आउटपुट ही नहीं जनरेट कर पा रहे तो आपके पेपर में मार्क्स कैसे आएंगे? और सबसे बड़ी बात, रेलिवेंट क्वेश्चंस कितने सॉल्व करें, मतलब जिस तरह के क्वेश्चंस पेपर में पूछे जाएंगे वैसे क्वेश्चंस हम कितने सॉल्व कर रहे हैं। क्योंकि अगर हम वैसे क्वेश्चंस नहीं कर रहे तो हो सकता है हमको लोग ये ठप्पा लगा दें कि नहीं नहीं मेहनत बहुत करता है, आता भी बहुत है, लेकिन पेपर में मार्क्स नहीं आते, क्योंकि तुमने रेलिवेंट क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं किए जो एक्चुअली में पेपर में पूछे जाएंगे, तो तुम्हारे मार्क्स कैसे आएंगे? सेकेंडली, जो भी तुम कर रहे हो क्या उसे तुम एक्यूरेटली सॉल्व कर पाते हो? यस, ये बहुत ही बड़ा सवाल है। स्टूडेंट्स अक्सर क्या करते हैं, बेसिकली क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू करते हैं, थोड़ी देर सॉल्व करके सोचते हैं अरे ये तो हो जाएगा, इसको छोड़ देते हैं। लेकिन ये एक हैबिट डेवलप हो जाती है हमें छोड़ने की। अब क्वेश्चन जो डिजाइन किया जाता है उसका एक मेकअप होता है, ऊपर कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं जिसपे वो बिल्ड है, और नीचे कुछ माइक्रो कॉन्सेप्ट्स हैं जो पुराने किसी टॉपिक से या किसी बेसिक कॉन्सेप्ट से लिंक होके आते हैं। अब हमने क्वेश्चन तो सॉल्व कर लिया, लेकिन वो माइक्रो कॉन्सेप्ट को स्किप कर दिया जिसके ऊपर की एक्चुअली उसका सॉल्यूशन फाइनल आंसर बेस्ड था। तो जब हम प्रैक्टिस में करेंगे तो हमें लगेगा कि हमने कर लिया, लेकिन जब हम फाइनल एग्जाम में करने जाएंगे और हमें आंसर निकालना पड़ेगा तो हमारा आंसर मैच नहीं करेगा, उसमें एक्यूरेसी का इशू आ जाएगा। तो पेपर तो सारा आता था लेकिन आंसर सारे गलत हो जाएंगे और आपके मार्क्स नहीं आएंगे। तो जैसे मैंने एक रेफरेंस बुक सॉल्व करी, ये मैंने काफी डिटेल में समझाया हुआ है, एक ब्रीफ में बताता हूँ। उसमें से 50 क्वेश्चन टिक करे कि ये क्वेश्चन मैं सॉल्व करना चाहता हूँ और ये रेलिवेंट मुझे लगते हैं अपने प्रैक्टिस के हिसाब से, मैंने सॉल्व करी। तो अब मैं अगर 50 क्वेश्चन चूज कर रहा हूँ तो मुझे वो स्टार्टिंग से लेकर आखिरी तक आंसर तक पूरे सॉल्व करने चाहिए, और आंसर के लिए बहुत वरीड होना चाहिए कि मेरा आंसर क्यों नहीं मैच कर रहा। मैं एक स्टोरी सुनाता हूँ तुमको, बहुत अच्छी स्टोरी है। मेरी एक स्टूडेंट थी, उसकी आदत थी बेसिकली जब तक उसका आंसर नहीं मैच कर जाता था ना, वो मेरा पीछा नहीं छोड़ती थी। सर आंसर नहीं आ रहा, आप बता दो, या तो आप प्रॉब्लम निकाल दो या मैं ढूंढती रहती हूँ। तो कंटिन्यूसली ढूंढती रहती थी कि आंसर क्यों मैच नहीं कर रहा। और अल्टीमेटली उसके साथ के काफी स्टूडेंट उससे बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट थे, उससे बेटर रैंक उसने स्कोर करी। रीजन क्या था? वो एक्यूरेसी को लेकर वरीड थी, तो उसकी एक्यूरेसी इंप्रूव होती गई विद टाइम। उसने कम सवाल भी करे होंगे पेपर के अंदर तो उनके आंसर सही है, और एक्चुअली के अंदर उसके मार्क्स बहुत अच्छे हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये बहुत बेसिक सी और बहुत इंपॉर्टेंट सी बात है कि आप एक्यूरेसी को विद टाइम डेवलप कर सकते हो। ऐसा नहीं हो सकता कि एग्जाम देने के पहले आप बताओ सर मेरे मेरे ना आंसर सही नहीं आते, सर आप कुछ टिप दे दो जिससे एकदम से आंसर सही आने लग जाए। तो देखो, जिस चीज की प्रैक्टिस तुमने स्टार्टिंग से नहीं करी वो एक दिन में कैसे होने लग जाएगी?
तो एक्यूरेसी इज अ प्रोसेस विच इज डेवलप्ड थ्रू आउट टाइम। ये एक हैबिट है, ये एक स्किल है, ये एक तरह की कैरेक्टरिस्टिक है आपकी पर्सनैलिटी की, जो विद टाइम आपको डेवलप करनी होती है। तो जैसे जैसे आप उसको डेवलप करते जाओगे आपकी एक्यूरेसी बहुत बढ़िया डेवलप होती जाएगी, और पेपर के अंदर जितने भी क्वेश्चंस आप करेंगे उनके सही आंसर आएंगे और आपको नंबर मिलेंगे। अब दो इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाते हैं रिटेंशन, जो मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूं। तो इतना सब कुछ करके जो तुमने इकट्ठा किया अपने लिए, वो सारा तुम्हारा कंपेंडियम में जाना चाहिए। अगर वो नॉलेज तुम्हारा कंपेंडियम में नहीं जा रहा है अल्टीमेटली, तो पता है तुम्हारा क्या नुकसान होगा? तुमने करा तो बहुत कुछ है ना, जैसे हमने बहुत पैसा कमाया लेकिन सारा का सारा वेस्ट कर दिया, तो एट द एंड ऑफ द डे तुम्हारे पास कुछ सेविंग्स नहीं होगी, एट द एंड ऑफ द डे तुम्हारा ट्रेजर एम्प्टी रहेगा। तो ट्रेजर तुम्हारा एम्प्टी ना रहे इसके लिए तुम्हें उसे रिटेन करना जरूरी है, कंपेंडियम में रिड्यूस करना जरूरी है। अदरवाइज जब पेपर आएगा तो फिर उतनी मेहनत करनी पड़ेगी उस लेवल को अचीव करने के लिए जिसके लिए आप ऑलरेडी मेहनत कर चुके हो, और फिर आपको ये समझ में नहीं आएगा कि अब इतना सारा सिलेबस में इतने कम टाइम में कैसे कवर करो। वही तुम्हारे पास कंपेंडियम होगा, तुम फास्ट रिवीजन करके वो सिलेबस कवर कर सकते हो। अब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट पे आते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कि रिकॉर्ड कीपिंग। मैंने देखा है कि ये तो स्टूडेंट्स करते ही नहीं है। तुम देखो सारी बड़ी कंपनी देख लो, उनके पास आप कोई भी चीज मांग लोगे, 5 साल पुरानी रिसिप्ट भी मांग लोगे तो आपको लाके देंगे, हर चीज का रिकॉर्ड उनके पास मेंटेन होता है। लेकिन कितने ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो अपने प्रैक्टिस का, अपने टाइम का, कि हर घंटा उन्होंने कहाँ इन्वेस्ट किया, उसके अंदर कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे, कितने सही हुए थे, कितने गलत हुए थे, इसका रिकॉर्ड उनके पास होता है। हर टॉपिक में उनका क्या लेवल है, इस लेवल को अगर उनसे पूछेंगे तो वो अंदाजे से बता सकते हैं, उसका कोई रिकॉर्ड वो मेंटेन नहीं करते। तो अगर आप जो काम कर रहे हो उसका आपके पास कोई हिसाब ही नहीं है, तो आप हमेशा अंदाजे पे काम कर रहे होगे, आपके पास डेटा नहीं है आपके आर्ग्यूमेंट्स को, आपके लॉजिक को सपोर्ट करने के लिए। सो दिस बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू कीप रिकॉर्ड, एक कॉपी मेंटेन करो, उसके अंदर हर चीज, हर दिन का टाइम टेबल, हर दिन कितने घंटे हमने पढ़ाई करी, उस घंटे के अंदर हमने कितने क्वेश्चंस करे, उसका रिकॉर्ड होना चाहिए। जो लोग मुझसे पर्सनली कोचिंग ले रहे हैं इसके अंदर, जो मेरा एक खुद का ग्रुप है, उस ग्रुप के अंदर मेरे पास एक टूल है, मैं एक्सेल है, जो मैं उनको देता हूं, जो मैं उनसे रोज फिल कराने की कोशिश करता हूं, जिससे उनकी प्लानिंग सिस्टमैटिक हो जाए, उनको दिखाई दे कि उनका टाइम कहाँ जा रहा है और क्या वो टाइम यूटिलाइज हो रहा है या वेस्ट हो रहा है। So maximum students think they are studying very hard, studying in the right direction, but neither they have the right psychology, right questions to ask, nor do they have the right kind of tools to answer such questions. So ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप नहीं कर सकते तो आपको किसी मेंटर को चूज करना चाहिए जो आपको इस डायरेक्शन के अंदर गाइड कर पाए। नेक्स्ट हम देखते हैं इसके अंदर टूल्स हमने देख लिया कि ये क्वेश्चन मैंने बहुत बार बच्चों के मुंह से सुना हुआ है कि सर एग्जाम आ रहे हैं, एग्जाम की प्रिपरेशन कैसे करें, राइट? तो मैं तुम्हें दो तरह के एग्जाम की प्रिपरेशन बताता हूँ। एक तो जो तुम्हारा अल्टीमेट एग्जाम है, तुम्हारा द एग्जाम, उसकी प्रिपरेशन कैसे करते हैं, और एक जो तुम्हारे टॉपिक टेस्ट या इंटरमीडिएट बहुत सारे टेस्ट आते हैं ड्यूरिंग द प्रिपरेशन, उनकी प्रिपरेशन कैसे करते हैं। तो ये पहले मैं जो इंटरमीडिएट टेस्ट हैं उनके बारे में बताता हूँ। तो ये देखो, ये टेस्ट बहुत खतरनाक होते हैं, है ना। खतरनाक क्यों होते हैं? बेसिकली ये बहुत ज्ञान की बात है और काफी कम लोगों को समझ में आती है। मैक्सिमम लोगों का बैकलॉग इन्हीं टेस्ट की प्रिपरेशन करते समय शुरू होता है, क्योंकि क्या होता है, जैसे टेस्ट आने वाला होता है, स्टूडेंट पहले से पढ़ाई बंद कर देता है। वो ये सोचता है बेसिकली अभी ये टेस्ट इंपॉर्टेंट है, इसके मार्क्स इंपॉर्टेंट, ये पढ़ूंगा और ये मैं बाद में कवर कर लूंगा। और जो लोग सिंसियर एस्पिरेंट्स में बात समझते हैं कि बाद में कभी नहीं आता, जो है बस वही है, और उसके बाद वो टाइम कभी नहीं आएगा, वो टाइम हमेशा जा चुका है और वो चीज आपके लाइफ में कभी पलट के नहीं आने वाली है। तो इधर यू आर प्रिपेयरिंग फॉर द टेस्ट और यू आर प्रिपेयरिंग फॉर द बैकलॉग्स। तो मैक्सिमम लोग बैकलॉग की प्रिपरेशन करते हैं, और जो उनकी इतने बैकलॉग का इशू है वो इस टेस्ट प्रिपरेशन के कारण ही है। अगर वो टेस्ट देना छोड़ दे तो उनके बैकलॉग्स भी खत्म हो जाएंगे शायद। नाउ हाउ टू एक्चुअली प्रिपेयर फॉर टेस्ट, तो उसकी स्ट्रेटेजी क्या है? तो उसकी स्ट्रेटेजी तुम देखो, उसकी स्ट्रेटेजी ये बेसिकली कि अगर हम एक दिन के अंदर 12 से 13 घंटे, है ना, जो भी हम पढ़ाई कर रहे हैं उसको डेडिकेट करते हैं, तो होना क्या चाहिए, 1 घंटे तुमने रिटेंशन को दे दिया, रिविजन को, रिटेंशन को दे दिया। अब ये सब करने के पहले भी एक जनरल आउटलाइन जिसके दिमाग में नहीं है, क्योंकि अगर तुमने टाइम मैनेजमेंट वाला वीडियोस नहीं देखे तो तुम इसे कनेक्ट करना थोड़ा सा मुश्किल होगा। तो नहीं देखे तो देखो, ऑब्वियसली मेरे सारे अपस्किल वीडियोस बहुत ही यूजफुल हैं, आपको सबको देखने चाहिए। तो मैंने एक दिन हफ्ते के अंदर आपको टेस्ट प्रिपरेशन के लिए दे सकते हैं। जैसे तुम 6 दिन पढ़ाई कर रहे हो, 7 दिन है तुम्हारे पास हफ्ते में, 6 दिन तुमने नॉर्मल जो पढ़ाई है उसको दी है, तो एक दिन सिर्फ तुम टेस्ट प्रिपरेशन को दे सकते हो। तो टेस्ट प्रिपरेशन जनरली स्टूडेंट कैसे करते हैं, आती है जब तब 6 दिन पहले लेके बैठते हैं, पहले से टेस्ट प्रिपरेशन नहीं कर रहे होते। लेकिन एक्चुअली में टेस्ट प्रिपरेशन एक कंटिन्यूस प्रोसेस होनी चाहिए। मतलब इवन द टेस्ट इज अनाउंस्ड और नॉट, यू शुड बी प्रिपेयर्ड फॉर द टेस्ट, कि आप कभी भी ले लो, मैं पहले से प्रिपेयर्ड हूं। दैट शुड बी द लॉजिक बिहाइंड इट। अगर ऐसे नहीं चलोगे तो क्या होगा, 6 दिन की पढ़ाई, 7 दिन की पढ़ाई छूट जाएगी और बैकलॉग जनरेट हो जाएगा।
फिर उसके प्रेशर के अंदर और बैकलॉग जनरेट हो जाएगा और अल्टीमेटली तुम एक बैकलॉग जनरेटिंग मशीन बन जाओगे। तो करना क्या चाहिए, एक दिन जो तुमने टेस्ट प्रिपरेशन को अलॉट कर रखा है उस दिन तुमको पहले सुबह उठ के सबसे पहले रिटेंशन या कंपेंडियम रिवाइज करनी चाहिए। फिर अगले 10 घंटे के अंदर वो इलस्ट्रेशंस की प्रैक्टिस करनी चाहिए जो क्लास में कराए थे, कॉपी बंद करके। तो उनको तुम एज ए क्वेश्चन ले लो और सॉल्व करते जाओ, है ना, एज ए टेस्ट सॉल्व करते जाओ। सारे क्वेश्चंस को देखो जो क्लास में बताया वो, क्योंकि सबसे रेलिवेंट इलस्ट्रेशंस या प्रॉब्लम्स वही है जो क्लास में डिस्कस होते हैं, क्योंकि एक्चुअली वो किस पे बेस्ड है, वो पुराने एग्जाम के पैटर्न्स पे बेस्ड है। अगर आईटी है तो आईटी जेई के, नीट है तो नीट, आईएएस है तो जो भी एग्जाम आप फेस कर रहे हो, जो टीचर पढ़ा रहा है वो एग्जाम का पैटर्न दिमाग में ध्यान में रख के पढ़ा रहा है, इसलिए वो सबसे रेलिवेंट क्वेश्चन है। उसको प्रैक्टिस करने से आपको तुरंत आउटपुट मिल जाएगा। वो क्वेश्चंस आप एसएच के एसएच क्वेश्चंस लिख लो और तुरंत सॉल्व करने की कोशिश करते जाओ। जहां फंसो वहां देखो कि टीचर ने क्या किया था, या आंसर निकालने के बाद मैच करो कि क्या तुम्हारा टीचर का आंसर मैच करता है नहीं करता, और गलत है तो किसका गलत है। हो सकता है टीचर ने कैलकुलेशन एरर कर दी हो, दैट कैन हैपन, बिकॉज कोई भी गलती तो कर ही सकता है, लेकिन कॉन्सेप्ट और लॉजिक क्या तुम्हारा ठीक है, क्या तुम्हारे आंसर्स मैच कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ये यहाँ तक जड़ तक जाके तुमको उस चीज को ढंग से करना चाहिए। अगर 10 घंटे दूंगा तो तुम देखो आराम से तुम सारे जो क्लास में इलस्ट्रेशंस कराए थे उनको बहुत अच्छे से कर सकते हो। और अल्टीमेटली तुमने जब इतनी प्रिपरेशन कर ली तो 2 घंटे के अंदर टाइम लगा के जो आपको असाइनमेंट दिया था, जो आप पहले कर चुके हो ऑलरेडी, उसको ऐसा टेस्ट लिखने की कोशिश करो और देखो तुम कितने क्वेश्चंस करेक्ट कर पाए, कितने टाइम में करेक्ट कर पाए, राइट। अगर तुमने कुछ अच्छे क्वेश्चंस टिक करके रख रखे थे तो मे बी इन 2 घंटे के अंदर तुम उन क्वेश्चंस को फोकस कर सकते हो। सो दिस इज अ कंटिन्यूस वे ऑफ प्रिपरेशन फॉर टेस्ट। अब ऐसा जब तुमने किया, हफ्ते में एक दिन दिया, जो कि संडे था जब तुम्हारी कोई टेस्ट नहीं थी, या सैटरडे हो सकता है, कोई भी दिन हो सकता है, एक दिन तुमने लॉट किया, तो क्या हुआ, तुम्हारी जो करंट टॉपिक्स चल रहे थे वो डिस्टर्ब नहीं हुए। अगर करंट टॉपिक्स तुम्हारे डिस्टर्ब नहीं हुए तो क्या हुआ, तुम्हारा बैकलॉग जनरेट नहीं हुआ। अदरवाइज नया करने के चक्कर में पुराना उड़ते जाएगा और एक समय के बाद जाके तुम बहुत ही डिफिकल्ट सिचुएशन के अंदर आ जाओगे जब तुम्हारे पास बहुत सारा बैकलॉग होगा और तुम्हें समझ नहीं आ रहा होगा कि अरे अब क्या करूं आगे, ये तो बहुत मुश्किल हो गया। अब दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट चीज देखते हैं कि ये भी बहुत अच्छा आइडिया है, बेसिकली मैं इसको ऐसे बोलता हूं कि डीडी की प्रिपरेशन कैसे करनी चाहिए, सॉरी, कि मेरा अगर एग्जाम है तो एग्जाम की प्रिपरेशन, डीडी की प्रिपरेशन मुझे कैसे करनी चाहिए। तो सबसे पहले बात तो काफी लोग ये एरर करते हैं, बहुत कॉमन एरर है, वो हर एग्जाम देने की कोशिश करते हैं। मतलब एक स्टूडेंट को ऐसा लगता है मैं आईटीजी एडवांस भी लिखूंगा, मेंस का एग्जाम भी दूंगा अच्छे से, फिर बिट्स का एग्जाम भी दूंगा, फिर बोर्ड्स का एग्जाम भी दूंगा, मैं 10 एग्जाम दूंगा और सारे बहुत अच्छे से कर दूंगा। देखो, सब साधे तो सब जाए। अगर सब कुछ साधने की कोशिश करोगे तो सब चले जाएगा, और अगर एक साधने की कोशिश करोगे तो सब कुछ आ जाएगा। मतलब क्या, सबसे पहले तो तुम्हें ये चूज करना चाहिए कि तुम एग्जाम कौन सा देना चाहते हो। एक एग्जाम कौन सा है जिस पे तुम फोकस करोगे। देखो, एग्जाम सारे सब लोग देंगे, उसमें कोई इशू नहीं है, लेकिन एक एग्जाम तुम्हें चूज करना पड़ेगा। अभी एग्जाम कैसे चूज करना और क्या चूज करना है, इस पे हम वापस से आएंगे, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है और ये डूज एंड डोंट्स के अंदर मैं डिस्कस करूंगा वापस से। लेकिन सपोजिटली तुमने एक एग्जाम चूज कर लिया, मैंने सपोजिटली आईआईटी जेईई एडवांस चूज कर लिया। अब क्या है, बेसिकली मैं जहां आज हूं से मुझे जहां आईआईटी जेईई एडवांस खड़ा है वहां तक का सफर तय करना। वहां तक का सफर तय करने के लिए मेरे पास एक बोट है जो मेरी प्रिपरेशन। अब उस बोट के अंदर बहुत सारे होल्स हैं और मुझे नहीं पता कि कहां पर कौन सा होल है, क्योंकि अगर पता होता तो प्लग कर देता, और प्लग कर देता तो मेरे दांव में पानी नहीं भरता और मैं नौका से अपनी मंजिल तक पहुंच जाता। लेकिन मुझे नहीं पता कि मैंने होल्स कहां कर रखे हैं या होल्स कहां पर हैं उस बोट के अंदर, क्योंकि मैंने बनाई तो बहुत अच्छे तरीके से थी अपनी प्रिपरेशन की बोट, लेकिन होल्स रह गए होंगे, फिर भी लीकेजेस रह सकते हैं। अब लीकेज प्रूफ कैसे करूं, तो मेरे पास ये स्ट्रैटेजी है, इस स्ट्रैटेजी को तुम ध्यान दो। तो उसके होल्स प्लग करने के लिए तुम्हें ये पता लगाना होगा कि होल्स कहां है। तो हम क्या करेंगे, बेसिकली हर दिन सुबह उठेंगे, जैसे एग्जाम आने वाला होगा, तो मैंने ये एक्सरसाइज 3 महीने तक करी थी। मैं स्टूडेंट्स को रिकमेंड करता हूं कि अगर वो 1 महीने भी एग्जाम के पहले से स्ट्रैटेजी यूज करना शुरू करेंगे तो बहुत अच्छा कर लेंगे। तो ये स्ट्रैटेजी क्या कहती है, बेसिकली कि सबसे सुबह उठ के आपने रिटेंशन कर लिया, तो 1 घंटे में जितने कंपेंडियम थे उनको आपने रिवाइज कर लिया। अब 1 घंटे में कंपेंडियम कैसे रिवाइज करते हैं, अगेन जाके रिटेंशन वाला अपस्किल वीडियो देखो। हमने वो सारे कंपेंडियम्स को रिवाइज किया और फिर मॉक टेस्ट देने बैठे। अब मैंने जैसे एग्जाम का पैटर्न था, आईटीजी एडवांस के पैटर्न का फुल टेस्ट पेपर लिया, है ना, माइंड माय वर्ड्स नॉट पार्ट टेस्ट, फुल टेस्ट पेपर लिया और मैंने फुल टेस्ट पेपर बैठ के लिखा। अब जब मैंने फुल टेस्ट पेपर बैठ के लिखा तो मेरे को यहां से क्या हुआ, पेपर्स में से मैंने शुरू ही किया था, अभी तो सिलेबस खत्म ही हुआ था, है ना, मैंने कोई प्रिपरेशन नहीं करी, मैंने डायरेक्टली पेपर लिखना शुरू किया। क्योंकि प्रिपरेशन जैसी तुम प्रिपरेशन के नाम पे लोग वापस नोट्स पलटना शुरू कर देते हैं और क्वेश्चन, उससे कुछ नहीं होगा, क्योंकि अल्टीमेटली वो पेपर की प्रैक्टिस करा ही नहीं रहा। आप तो कंटेंट ओरिएंटेड हो रहे हो, फिर से आप फिर एग्जाम ओरिएंटेड नहीं हो रहे।
आपको एग्जाम ओरिएंटेड रहना है। एग्जाम ओरिएंटेशन कैसे आएगा? एग्जाम की प्रैक्टिस करने से। अब यहाँ आप एक्चुअल जेई के पेपर की प्रैक्टिस कर रहे हो, आपने पूरा फुल सिलेबस पेपर उठाया और सॉल्व किया, निकाला उसका आंसर, देखा कि भाई इसके अंदर क्या क्या चीजें हैं, और ये मान लो कि 50 सवाल थे उसके अंदर, 60 सवाल थे पेपर के अंदर, तुमसे 20 ही हुए, 40 नहीं हुए। अब 40 का तुम बैठ के एनालिसिस करो, देखो कि 40 के अंदर कहां गड़बड़ हो गई, क्या चीजें कुछ भूल गए थे क्या, लिस्ट बनाओ, जो चीजें भूल गए थे उनकी लिस्ट बनाओ, जो कॉन्सेप्ट तुमको अप्लाई करने में दिक्कत हो रही है उनकी लिस्ट बनाओ, और दिन भर बैठ के इसकी प्रिपरेशन करो। इससे जो सीखो उसे वापस कंपेंड में डाल दो, ताकि अगले दिन अपने खजाने को, जो मैंने आज तक पढ़ा नॉलेज के मेरे ट्रेजर को ओपन करो, तो मेरे को वापस वो सब मिल जाए जो साल भर तक मैंने पढ़ा था, मेरे वो सारी चीजें काम आ जाए। अब जब आप स्टार्टिंग में एक्सरसाइज स्टार्ट करोगे तो स्टूडेंट का एक इनिबिशन होता है कि सर मेरे को कुछ याद ही नहीं है। अरे कोई बात नहीं, एग्जाम के थ्रू ही रिवाइज हो जाएगा। तो ये रिवीजन का बहुत एफिशिएंट मेथड है। स्टूडेंट क्या करते हैं, सोचते हैं पूरा सिलेबस रिवाइज करूंगा फिर पेपर लिखूंगा। दैट इज वन ऑफ द मोस्ट स्टूपिड थिंग्स दैट यू कैन डू, क्योंकि जैसे तुम 1 से 10 तक पहुंचोगे रिवाइज करके, फिर तुम पहला भूल जाओगे, फिर तुम्हें कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा होगा, फिर अल्टीमेटली क्या होगा, फिर अल्टीमेटली एक विशियस साइकिल बन जाएगी और अल्टीमेटली तुम रिवाइज ही करते रह जाओगे, पेपर लिख ही नहीं पाओगे। इसलिए बेटर क्या है, सारी प्रिपरेशन हटा दो, जैसे सिलेबस खत्म हो गया आप पेपर लिखना शुरू कर दो, तुम्हें पता पड़ेगा कि नहीं सारा सिलेबस नहीं में दिक्कत नहीं है, कुछ कुछ एरियाज में दिक्कत है, और उन एरियाज की प्रिपरेशन करो। सो दोज एरियाज आर लाइक होल्स इन योर बोट, उनको तुम जैसे ही प्लग करते जाओगे तुम्हारी बोट स्ट्रांग होती जाएगी, और अल्टीमेटली इसके चांसेस हाई होंगे कि तुम रिवर क्रॉस कर जाओगे। अब स्टार्टिंग के अंदर शायद तुम एक पेपर लिख पाओ दिन के अंदर, हो सकता है 2 दिन में एक पेपर लिख पाओ, तो जितने जल्दी कर सकते हो, 3 महीने पेपर से पहले एग्जाम की शुरू करोगे तो और भी अच्छी बात है, 2 महीने करोगे तो और अच्छी बात है, कम से कम 1 महीने पहले तुम्हें स्टार्ट करना ही चाहिए। जैसे जैसे तुम उन होल्स को प्लग करते जाओगे, तुम देखोगे कि फिर तुमको इतना टाइम नहीं लगता एनालिसिस में, या इतनी चीजें नहीं पढ़नी होती वही पेपर करने के बाद, तो तुम एक दिन में 2 पेपर लिख सकते हो। तो एक दिन के अंदर मैंने ऐसा देखा है, मैं खुद दिन में 3 पेपर लिखता था। सुबह उठ के रिवाइज करो और पेपर पहला लिखो, फिर दूसरा लिखो, फिर तीसरा लिखो, और ट्राई करो कि एटलीस्ट 2 पेपर्स हम एग्जाम का जो एक्चुअल ड्यूरेशन है उन्हीं टाइम पे लिखें, ताकि एक बायो क्लॉक डेवलप हो उसी टाइम पे रिएक्ट करने की, वैसे ही चलने की जैसे कि एग्जाम का पैटर्न है, तभी तुम्हारा दिमाग चले। काफी स्टूडेंट्स क्या करते हैं ना, रात को पेपर सॉल्व करने की आदत है। अब तुम्हारे लिए आईआईटी रात को तो पेपर कंडक्ट करेगा नहीं, या नीट रात को तो होगा नहीं, तो फिर जब पेपर में जाएंगे तो दिमाग नहीं चलेगा। तो इस प्रॉब्लम से बचने के लिए बहुत जरूरी बात है ये कि तुम इस बात का ध्यान रखो कि हम हमारी बायो क्लॉक, जिस समय पेपर है, उठना सोने का टाइम, दिमाग चलने का टाइम वही होना चाहिए जो पेपर के हिसाब से सबसे सूटेबल है। क्योंकि हम किसकी तैयारी कर रहे हैं, हम पेपर की तैयारी कर रहे हैं, हम नॉलेज या कंटेंट की तैयारी नहीं कर रहे। राइट। अब सॉरी, अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात के ऊपर चलते हैं, डिस्कशन के टॉपिक पे चलते हैं, कि हम यहां तक तो पहुंच गए थे। दूसरा कि तुमको एग्जाम कैसे अटेम्प्ट करना चाहिए, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट आइडिया है कि एग्जाम कैसे अटेम्प्ट करना चाहिए, और इसके बारे में 2-4 बातें हैं। आज का हमारा स्किल सेशन थोड़ा सा लॉन्ग हो रहा है, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैक्सिमम यही तो मेन चीज है, एग्जाम लिखना। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, एग्जाम लिखना कैसे चाहिए। तो सबसे पहले लिखा भी होता है, काफी लोग बताते भी हैं कि तुम्हें क्या करना चाहिए, तुमको एग्जाम पेपर पढ़ना चाहिए। तो आप जैसे पेपर लिखने गए, सबसे पहले आप एग्जाम पेपर पढ़ो, इंस्ट्रक्शंस क्या है। कई बार एग्जाम का पैटर्न चेंज हो जाता है, कोई नई बात पेपर में दी हुई जिसका फायदा तुम उठा सकते हो, या जिसके कारण तुम्हें नुकसान हो सकता है, तो उस चीज को तुम ध्यान दो। क्वेश्चन को, पेपर को बहुत ध्यान से पढ़ो, मार्किंग स्कीम बहुत ध्यान से दो। मेरे एक स्टूडेंट का सिलेक्शन इसलिए बहुत अच्छे से हुआ था क्योंकि उसने मार्किंग स्कीम बहुत ढंग से पढ़ी थी, और मार्किंग स्कीम में उसने नोटिस किया कि नेगेटिव मार्किंग बहुत कम है क्वेश्चंस की, तो उसने नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स क्वेश्चन के बढ़ा दिए, और अल्टीमेटली उसको ज्यादा मार्क्स मिले और वो ज्यादा क्वेश्चंस कर पाए। तो फॉर एग्जाम्पल देखो, मार्किंग स्कीम का फायदा कैसे उठाया जा सकता है। मार्किंग स्कीम एक पेपर है जिसके अंदर 4:1 की मार्किंग स्कीम है, मतलब क्वेश्चन सही करोगे तो 4 नंबर मिलेंगे, गलत करेंगे तो 1 नंबर मिलेगा। तो आपको क्या है बेसिकली, अगर मेरे से एक क्वेश्चन सही हो गया तो 4 नंबर मिल गए, उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए 4 सवाल और चाहिए, गलत करूंगा तब जाके वो क्वेश्चन न्यूट्रलाइज होगा। मतलब अगर 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करूं तो एक क्वेश्चन 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करूं तो एक क्वेश्चन भी सही हो जाए 5 में से, तो मुझे तो फायदा ही हो गया। तो अब देखो, अगर मैं क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहा हूं और मैंने क्वेश्चन को 2 ऑप्शंस में रिड्यूस कर लिया, या तो ए होगा या तो बी होगा, तो मुझे डेफिनेटली क्वेश्चन अटेम्प्ट कर देना चाहिए, है ना। मुझे वरी नहीं करना चाहिए कि ए सही है बी सही है, मुझे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर ही देना चाहिए, क्योंकि अल्टीमेटली मुझे कुछ ना कुछ मार्क्स तो गेन करके ही देगा। क्योंकि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम अगर मैंने पेपर में 10 भी ऐसे क्वेश्चन अटेम्प्ट करे, तो हो सकता है उसमें से 5 क्वेश्चन सही हो जाए। अरे 5 नहीं हो, उसमें से 3 भी सही हो गए, तो मुझे एक क्वेश्चन का फायदा ही हुआ ना। तो इस तरह से आपको कुछ एक्स्ट्रा मार्क्स ही गेन होंगे अगर आप इस तरह से मार्किंग स्कीम का बहुत अच्छे तरीके से यूज करोगे पेपर में। अब जब हमने क्वेश्चन पढ़ा, मार्किंग स्कीम पढ़ ली, सेकंड चीज हमारे दिमाग में क्या आनी चाहिए, बेसिकली पेपर खोलो और उसमें इजी क्वेश्चन सबसे पहले टिक करो और सॉल्व करो।
तो तुम्हें इजी क्वेश्चन दिखाई दे रहे हैं यार, ये तो तुरंत देखते ही कर दूंगा, करते जाओ पूरा पेपर ऊपर से लेके नीचे तक सॉल्व। तो मान लो कि पेपर में 80 क्वेश्चन से 90 क्वेश्चन तुम 1 से स्टार्ट करके 90 तक पहुंच गए, या 75 क्वेश्चन से तुम 1 से लेके 75 तक पहुंच गए एक बार, है ना, और इजी क्वेश्चन सारे निपटा डाले। मतलब इस पेपर में ऐसा कोई सा आसान क्वेश्चन नहीं है जो तुम्हें नहीं आता या तुमने मिस कर दिया। मैक्सिमम स्टूडेंट के साथ ये मेजर प्रॉब्लम होती है कि पेपर करने के बाद घर आके पता पड़ता है अरे ये तो बहुत आसान क्वेश्चन था, मैंने कैसे मिस कर दिया, क्योंकि वो सॉल्व करते करते उस क्वेश्चन तक ही नहीं पहुंच पाए पेपर के अंदर जो कि आसान था, और वो मिस आउट कर गए। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो उनको ध्यान रखनी चाहिए कि आसान क्वेश्चन पहले, फिर वापस पेपर उठाया, और जो मॉडरेट क्वेश्चन लगते हैं मतलब थोड़ा एफर्ट डाल के सॉल्व कर सकते हैं वो उन्होंने उसके बाद सॉल्व कर दिया। और फिर थर्ड इटरेशन के अंदर तीसरी बार फिर से जब वो पेपर के अंदर आया तो उन्होंने जो उन्हें क्वेश्चन एक्चुअली डिफिकल्ट लगते हैं वो सॉल्व करने चाहिए। अब हम ऐसा 3 बार पेपर क्यों सॉल्व कर रहे हैं? क्योंकि ह्यूमन साइकोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है। यस, सॉरी फॉर द इंटरप्शन, लेट अस कंटिन्यू अगेन। तो देखो ह्यूमन साइकोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है। ह्यूमन साइकोलॉजी क्या कहती है कि अगर मैं फंस गया पहले स्टेप के अंदर ही, अगर मुझे दिक्कत आई, मैं पहले स्टेप के अंदर ही जाके फंस गया, है ना, मेरा करते करते ही ऐसा हुआ कि पहले 2-3 क्वेश्चन ही फंस गए, तो मेरा मोरल डाउन हो जाएगा। जब मेरा मोरल डाउन हो जाएगा तो अल्टीमेटली क्या होगा, जैसे ही मैं पेपर करने जाऊंगा तो अगले वाले क्वेश्चन जो आसान होंगे वो भी मुझे टफ लगेंगे, क्योंकि मैं अपने आप को अंडर इवेल्युएट कर रहा हूँ, है ना कहीं मेरा इवेल्युएशन मेरे लिए बहुत कम हो जाएगा, और अल्टीमेटली मैं वो रिजल्ट नहीं ऑब्टेन कर पाऊंगा जो एक्चुअली मुझे ऑब्टेन कर लेना चाहिए था। सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि इजी क्वेश्चन हम पहले करें, अदरवाइज हम वो भी नहीं कर पाएंगे जो एक्चुअली हम कर सकते थे पेपर के अंदर जाके, और हम गेटिंग स्टक की प्रॉब्लम में फंस जाएंगे जो कि बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। थर्ड, कैलकुलेशन एरर, है ना, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कैलकुलेशन एरर, है ना, मैं तुम्हें शो भी कर देता हूँ, है ना। कैलकुलेशन, स्टूडेंट बोलते हैं सर पेपर में बहुत कैलकुलेशन एरर हो गई, मार्क्स तो बहुत आ सकते थे लेकिन आए नहीं। तो कैलकुलेशन एरर का मैं तुम्हें पहले समझा, इट इज लाइक अ प्रोसेस दैट यू डेवलप, एक्यूरेसी इज लाइक ए कैरेक्टरिस्टिक, अ कैरेक्टर ट्रेट जो तुम्हारे अंदर तुम धीरे धीरे करके डेवलप कर सकते हो। अब अगर पेपर में कैलकुलेशन एरर हो जाती है और तुम्हारे 4 में से कोई ऑप्शन मैच नहीं कर रहा, फिर क्या करना चाहिए, उस क्वेश्चन को छोड़ दो, क्योंकि जब तुम वापस उस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे तो जितना टाइम तुमने पहले दिया उससे ज्यादा टाइम दोगे, क्योंकि तुम वापस कॉशियस होकर करोगे, धीरे धीरे करोगे इत्मीनान से, तो एक्चुअली तुम ज्यादा टाइम दे रहे होगे, और उसके अंदर क्या होगा, किसी और क्वेश्चन जो कि हम अटेम्प्ट कर सकते थे उसका टाइम तुमने उसको दे दिया और वो क्वेश्चन छूट जाएगा। शायद वो क्वेश्चन तुम सही कर लेते, ये क्वेश्चन फिर भी गलत कर दिया, तो एक्चुअली तुमने बहुत नुकसान कर दिया अपना पेपर के अंदर। तो अगर कैलकुलेशन एरर हो गई और मैच नहीं करा तो क्वेश्चन छोड़ दो, अगर आखिरी में टाइम बचा तो वापस उस क्वेश्चन में आ जाना और वापस उस क्वेश्चन को कर लेना। अब पेपर में मैंने देखा कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, ये सारी बातें तो है, टेक्निक्स तो है, माइंडफुलनेस, मतलब हमारा प्रेजेंस ऑफ माइंड कितना है पेपर लिखते समय, और अल्टीमेटली मैंने देखा वो मेक और ब्रेक टाइप की चीज होती है। अगर तुम बहुत प्रेजेंस ऑफ माइंड के साथ पेपर लिख रहे हो तो अल्टीमेटली क्या होगा, तुम बेटर कर रहे होगे काफी स्टूडेंट से, क्योंकि वो सोच ही नहीं रहे पेपर लिखते समय, एक मैकेनिकल कोई मेथड जैसे मैंने बता दिया तो उसको फॉलो कर रहे हैं। अरे मेथड्स तो सारे ठीक है लेकिन तुम्हें प्रेजेंस ऑफ माइंड हमेशा रखनी है, क्योंकि अल्टीमेटली पेपर उसी से मेक या ब्रेक होगा। जैसे मैं जब IIT-JEE का मैथ्स का पेपर लिखने गया तो मेरे साथ ही ऐसा हुआ था कि पेपर लिखते लिखते हैं मेरे साथ ये हुआ कि मुझसे मैथ्स का कोई सवाल ही नहीं हो रहा था पेपर के अंदर, तो मेरा दिमाग स्ट्राइक किया कि मेरी मैथ्स बहुत अच्छी है, अगर मुझसे ही नहीं हो रहा तो कितने लोगों से एक्चुअली के अंदर ये हो रहा होगा। तो मैंने क्या किया, एक एक क्वेश्चन चुन चुन के पेपर में सॉल्व करना शुरू किया, एंड आई स्कोर्ड अ वेरी गुड रैंक इन मैथ्स पेपर, है ना। मैथ्स पेपर के अंदर मेरी रैंक या मेरा स्कोर जो था वो इंडिया के अंदर टॉप स्कोर्स के अंदर से एक था, और पेपर बहुत डिफिकल्ट था उस साल मैथमेटिक्स का, बट मेरी प्रेजेंस ऑफ माइंड थी, मेरा कॉन्फिडेंस था, उसके कारण मैंने उस पेपर को एस कर दिया। नाउ द नेक्स्ट आइडिया इज नथिंग बट सम स्पेशल स्ट्रैटेजीज। तो क्या हमारे पास स्पेशल स्ट्रैटेजीज हो सकती हैं? ये कुछ स्पेशल स्ट्रैटेजीज हैं जो तुम्हें बहुत हेल्प कर सकती हैं। एक तो हमने ऑलरेडी देखा डिफिकल्टीज हम कैसे प्ले कर सकते हैं पेपर की, जो मैंने तुम्हें समझाया, टाइम के साथ कैसे प्ले कर सकते हैं ये दिखाया, है ना। एक इंस्टिंक्ट की बात होती है, देखो जैसे तुम ज्यादा मॉक टेस्ट पेपर लिखोगे धीरे धीरे करके तुम्हारी इंस्टिंक्ट डेवलप हो जाएगी, मतलब पेपर का तुम आ रहा होगा तुम्हारे आंसर है लेकिन तुम बोलोगे यार ये आ तो रहा है लेकिन आ नहीं सकता, मैं कुछ गड़बड़ कर रहा हूँ, क्योंकि तुम क्या करोगे, इतने पेपर्स लिखने के बाद एग्जामिनर की तरह या पेपर सेटर की तरह देखने लग जाओगे पेपर को, और जैसे तुम पेपर सेटर की तरह देखने लग जाओगे चीजों को तो तुम्हारा माइंडसेट ही चेंज हो जाएगा। तुम सोचोगे कि यार ये क्वेश्चन के अंदर जरूर ये कॉन्सेप्ट पूछा जा रहा है, और अगर मैं ये कॉन्सेप्ट को क्रैक नहीं कर पा रहा
है ना, या समझ नहीं पा रहा, इसके कारण मेरा आंसर मैच नहीं कर रहा। तो वो एक एग्जामिनर के माइंड में घुस जाने से मैंने देखा कि मैं तो केमिस्ट्री के मैक्सिमम सवाल ऐसे ही किया करता था, क्वेश्चन देख के मुझे फील आ जाती थी कि ये किस कॉन्सेप्ट को टारगेट कर रहा है, और मैं फिर उस हिसाब से सोचता था तो मेरा आंसर सही आ जाता था। ठीक है ना। दूसरा एक सबसे इंपॉर्टेंट बात, इतनी सारी बातें बताने के बाद यू शुड ऑलवेज पिक एंड चूज। जैसे टाइम की एक स्ट्रेटेजी और बताता हूं, टाइम में ऐसा भी किया जा सकता है कि तुम तीनों सब्जेक्ट को बराबर टाइम दे सकते हो, है ना। काफी लोग देते हैं, है ना, एक ऑर्डर बना लेते हैं, जैसे कि कुछ लोग केमिस्ट्री पहले करते हैं क्योंकि फास्टेस्ट हो जाता है, फिर फिजिक्स करते हैं क्योंकि बराबर 1 घंटे के अंदर होता है, और फिर आखिरी के अंदर वो मैथमेटिक्स उठा दे क्योंकि उसमें टाइम जो सारा बच जाता है वो उसको देख पाए। तो ये एक स्ट्रैटेजी होगी। एक मैंने तुम्हें मल्टीपल टाइम्स पेपर अटेम्प्ट करने की स्ट्रैटेजी बताई, वो एक स्ट्रैटेजी होती है। कुछ लोग ऐसा बोलते हैं कि नहीं, पहले क्या करना चाहिए, 40-40 मिनट सारे टॉपिक्स सब्जेक्ट्स को दे देने चाहिए, और फिर जो 20-20 मिनट्स करके 1 घंटा बचा वो उस सब्जेक्ट को या उस पार्ट को देना चाहिए, या उन 2 सब्जेक्ट्स को देना चाहिए जो उस साल आसान आए थे। तो अगेन ये 2-3-4 बहुत ज्यादा अच्छी स्ट्रैटेजीज है। आप मॉक टेस्ट पेपर करके एक्सपेरिमेंट करके समझो कि आपको क्या सूट करती है, क्योंकि अल्टीमेटली सारी स्ट्रैटेजी सब स्टूडेंट्स के लिए वर्क नहीं करती। वो जब एक्सपेरिमेंट करता है तो उसको 1 या 2 स्ट्रैटेजीज ऐसी होती हैं जो सूट करती हैं और अल्टीमेटली उसके लिए वर्कआउट करती हैं। लास्ट डिस्कशन का हम पार्ट देखते हैं, है ना, बहुत ही इंटरेस्टिंग और आखिरी पार्ट है। ये पार्ट क्या कहता है, बेसिकली पिटफॉल्स। तो अब इस पूरे चीज के अंदर पिटफॉल्स कहाँ कहाँ है ना, मतलब क्या कहना चाहिए, गड्ढे कहाँ का इंसान गड़बड़ कर सकता है। तो पहला, वो कंपेंडियम नहीं बनाता। अब जब वो कंपेंडियम नहीं बनाता तो उसको रिवीजन करने का कोई मेथड नहीं समझ में आता। जैसे टॉपिक्स खत्म होने लग जाते हैं, उसका कंफ्यूजन, उसकी रेस्टलेसनेस इंक्रीज होने लग जाती है। क्यों? क्योंकि वो प्रॉपर तरह से कंटेंट को रिटेन नहीं करता, रिवाइज नहीं करता। सेकेंड, वो घर पे जाके प्रॉब्लम्स की प्रैक्टिस नहीं करता, वो थ्योरी पढ़ता रहता है, फिर अल्टीमेटली जब पेपर में प्रॉब्लम सॉल्व करने होते हैं तो उसको परेशानी जाती है। थर्ड, मॉक टेस्ट। लोग मॉक टेस्ट लिखने की प्रोसेस को डिले करते हैं और अल्टीमेटली एक ऐसी जगह पहुंच जाते हैं जबकि मॉक टेस्ट लिखने का टाइम नहीं रह जाता। जबकि मॉक टेस्ट पेपर लिखने की एक्चुअल प्रैक्टिस है, क्योंकि तुम्हें एग्जाम लिखने की प्रैक्टिस करनी है, फिजिक्स या केमिस्ट्री पढ़ने की प्रैक्टिस नहीं करनी। थर्ड, जो लिखते हैं उसका एनालिसिस नहीं करते हैं कुछ लोग, मतलब मॉक टेस्ट लिखे जा रहे हैं लिखे जा रहे हैं लिखे जा रहे हैं, लेकिन एनालिसिस नहीं कि क्या गलत हो रहा है, कौन सा टॉपिक गलत हो रहा है, कैसे उसे प्रिपेयर करो, कैसे उसे तैयारी करो। बस टीचर ने बोल दिया मॉक टेस्ट लिखो तो बस वो आंख बंद करके मॉक टेस्ट ही लिख रहा है ना। तो क्या होता है, उनका रिजल्ट स्टैग्नेंट हो जाता है, एक लेवल के आगे वो बढ़ ही नहीं पा रहे होते क्योंकि वो अपने बोर्ड्स के अंदर जो होल है उसे प्लग ही नहीं कर पा रहे होते। फिर एक प्रॉब्लम आती है, टू मेनी एग्जाम्स। कुछ स्टूडेंट सोचते हैं सारे एग्जाम क्रैक कर डालूंगा, सारे टारगेट है, मतलब पहले एक की तैयारी करनी शुरू करी, पहले बिट्स आ रहे हैं तो बिट्स में लग गए, फिर उसको उसको क्रैक करना है, फिर दूसरा एग्जाम आया उसको क्रैक करना है, फिर तीसरा एग्जाम आया आईटीजी एडवांस उसके ऊपर लग गए। ऐसा ऐसे पढ़ाई करने से कुछ भी नहीं होगा। तुम एक एग्जाम चूज कर लो, उसकी कोर प्रिपरेशन करो, सारे एग्जाम उस प्रिपरेशन के साथ, जैसे ही वो एग्जाम पास में आए मॉक टेस्ट का पैटर्न चेंज कर दो, उस एग्जाम के पैटर्न के मॉक टेस्ट लिखो और वो पेपर्स देने लग जाओ, तुम काफी अच्छा करोगे सारे एग्जाम्स के अंदर। सेकेंडली, इमोशनल बैलेंस, है ना। आपको पेपर में जाके पेपर आसान है, एग्जाम के अंदर जाके आप और कॉन्फिडेंट हो गए। जैसे मेरे साथ हुआ था, फिजिक्स के पेपर को देख के और कॉन्फिडेंट हो गए, तो बहुत ही आसान है। लेकिन पेपर सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं आसान बना हुआ, पेपर तो सबके लिए आसान है, सभी लोग अच्छा स्कोर करेंगे। तुम्हें सोचना चाहिए पेपर में मेरे लिए आसान नहीं है, सबके लिए आसान है, तो उसको तुम्हें आराम से केयरफुली एक्यूरेसी पे ध्यान रख के सॉल्व करना चाहिए। अब पेपर में डिफिकल्ट आया तो तुम्हें वहां भी इमोशनल बैलेंस नहीं लूज करना है कि अरे पेपर तो बहुत डिफिकल्ट है, मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। अरे सबके लिए डिफिकल्ट है, सभी कम कर पाएंगे। चूज करो क्वेश्चंस, कुछ क्वेश्चंस चूज करके अगर तुम अच्छे से कर लेते हो तो यू विल गेट वेरी गुड मार्क्स। एंड लास्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, either you are getting good result, bad result, ugly result, you should follow this process and keep going and going. Ultimately, I promise you that you will get results. So this was a bit long session on how to ace exams. I hope you must have enjoyed this session. And तुमको इस यहाँ से जो स्ट्रैटेजीज बताई वो तुम्हारे लाइफ के लिए यूजफुल होंगी। आई एम स्टार्टिंग माई लाइव क्लासेस। तो मैं क्या कर रहा हूँ, कुछ सिलेक्टेड स्टूडेंट्स को एक बैच के अंदर लूंगा, तो अराउंड 10 स्टूडेंट्स का मैं एक बैच बनाऊंगा और उसके अंदर मैं बहुत सिलेक्टेड स्टूडेंट्स को पढ़ाऊंगा मैथमेटिक्स लाइव, और वो स्टूडेंट्स मुझसे हमेशा कनेक्टेड रहेंगे, उनकी मैथमेटिक्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं लूंगा। यस, अब मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स पे जाते हो, वहां पे क्या होता है, बहुत सारे टीचर हैं, बहुत सारा डिस्ट्रैक्शन है, समझ नहीं आता क्या करना है। यहाँ एक ही टीचर है जो तुम्हारी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहा है। मुझे नहीं लगता कि ये डील तुम्हें कोई और दे रहा है, तो यू शुड ग्रैब दिस डील, कॉन्टैक्ट मी, drop me a message, get in touch with me to attend my live classes. Thank you for coming. Thank you for attending this session. I hope this was useful to you.